शासन द्वारा संचालित रुग्णालयों का हाल तो यह है कि कोई भी नहीं चाहता कि उसके नाते रिश्तेदार वहां पर अपना उपचार कराएं, लेकिन आर्थिक कमजोरी या फिर पारिवारिक असमर्थता अगर हो तो फिर कोई क्या करे, मजबूरन शासकीय रुग्णालयों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। ऐसा भी नहीं कि वहां सुविधाएं नहीं होती, सुविधाएं बहुत होती हैं। सरकार करोड़ों रुपया खर्च भी करती है, लेकिन उस वक्त क्या कहिएगा जब सारी सुविधाएं रहकर भी शासन द्वारा नियुक्त किए हुए डॉक्टर्स हठधर्मी पर उतर आए। जी हाँ, लगभग एक हफ्ता पूर्व अमरावती जिला के महिला सामान्य रुग्णालय डफरिन हॉस्पिटल में 20 वर्षीय गौसिया परवीन नामी महिला को जुड़वा बच्चे हुए। डॉक्टर की मेहरबानी ये कि उन्होंने एक नवजात शिशु का हाथ पकड़ उसे ऐसे उठाया कि उस नवजात के हाथों की हड्डियों में 3 क्रैक्स आ गए और हड्डी 3 जगह से टूट गई। जन्म लेने के बाद से ही शिशु बराबर रोए जा रहा था। जब परिवार वालों ने इस बात की शिकायत डफरिन के डॉक्टर्स से की तो उन्होंने कहा यह नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब रहा नहीं गया तो फिर हाथ का एक्सरे निकाला गया। हाथ का जब एक्सरे निकाला गया तो उसमें पता चला कि नवजात के हाथों की 3 हड्डियां टूट चुकी हैं। खुद एक्सरा निकालने वाले निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने कहा कि आज से पहले मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा कि किसी माँ के पेट में ही शिशु के हाथ टूट गए हों। ये सरासर डॉक्टरों की लापरवाही है। पहले स्टार्ट में हम यहाँ एडमिट हुए, 3 दिन हुए एडमिट हुए। डॉक्टर यहाँ के 2 सर्जनों ने 3-4 मरतबा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में उन्होंने कहा नॉर्मल डिलीवरी होती। उसके बाद में जब तीसरा दिन निकला, तीसरा दिन निकलने के बाद में ठीक है बोले एक काम करते, ज़्यादा तकलीफ होंगी बोले इसलिए सीजर कर लो। सीजर करने के 1 दिन पहले यहाँ के सर्जन ने कहा बाहर जाओ, बाहर से प्राइवेट में जाके सोनोग्राफ करके लाओ। मैंने 1800 रुपये का बाहर से सोनोग्राफ लाया। वहाँ डॉक्टरनी ने देखा दोनों बेबी जो है तो बेबी एकदम नॉर्मल है बोले। फिर उसके बाद में डिलीवरी हुई। डिलीवरी होने के बाद में डॉक्टरनी ने एकदम ऐसा पकड़ के हाथ खींचा, जबकि बेबी की माँ को थोड़ा होश था। उसने मुझे कहा कि बोले डॉक्टर ने जिस वक्त हाथ पकड़ के खींचा उस वक्त उसने बोली हाय राम करके डॉक्टरनी ने। उसके वजह से बच्चे के हाथ के 2-3 टुकड़े हो गए। उन्होंने बच्चा निकाला। निकालने के बाद में मशीन में लेकर गए। मशीन में लेकर जाने के बाद में हमें पता नहीं कि बच्चे का हाथ टूट चुका। उसके बाद में 3 दिन बाद में उन्होंने बच्चा हमारे पास दिए। जैसी बच्चा हमारे पास दिए बच्चे के हाथ एकदम ऐसे फिर गए। हम घबरा गए। हमने फिर सर्जन के पास लेकर गया। सर्जन ने कहा देखिए बोले मैडम ये बोले हम यहाँ सिर्फ बच्चे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हड्डियों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। आप बाहर लेकर जाओ, कोई भी सर्जन के पास लेकर जाओ, कहीं पे भी जाओ, बताओ आप बाहर। उसके बाद में हम डॉक्टर सौदेकर के पास गए। वहाँ पे बच्चों को दिखाया। सौदेकर डॉक्टर ने देखकर ये कहा कि अरे बाप रे, आज तक मेरे लाइफ में ऐसा पहले ही पेशेंट है, आज तक के कोई पेशेंट नहीं आया कि जिसके हड्डी के 2 टुकड़े हो चुके। ये तो डॉक्टर के गलती से ही हो सकता। अब एक से हम बोल रहे हैं, 8 दिन से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा आगे नहीं आ रहा जो हमारी हेल्प कर सके। मैं एक लेडीज हूँ, मेरे साथ वो बच्ची है, बच्ची की सास है। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा। हम हर किसी के पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं। जब परिवार वालों ने इस बात की शिकायत इरविन के डॉक्टरों से की और इरविन के उच्च अधिकारियों से की तो उन्होंने परिवार को हिड़काना शुरू कर दिया। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि डफरिन के डॉक्टर्स यह कहने से नहीं चूके कि हमारी अंदरूनी व्यवस्था इतनी मजबूत है कि चाहे जो हो जाए हमारे डॉक्टर्स पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। तुम्हें जो करना है वो कर लो। अब मेरे पास पैसा नहीं है, कम से कम नहीं कुछ तो जो डॉक्टरनी के हाथ से ये हादसा हुआ उससे इतना ही कहिए कि थोड़ी सी हमारी हेल्प कर दीजिए। हम चले जाते आगे, जो आप देंगी पैसा हम वो बच्चे का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन सोलंकी ने ये कहा क्या क्या है वो बोले क्या है बोले निकल बोले यहाँ से बोले चल बोले 8-15 दिन के बाद में या 1 महीने के बाद में देखेंगे बोले हम तेको बता देंगे क्या है। तो बोले ऐसा होता ही है, चलता ही है। बोले ऐसा कोई तुम लोगों ने सुना क्या बोले कि आज तक के इतने केसेस हुए बोले रोज के 2-3 बच्चे मर जाते, 2-3 बोले लेडीज मर जाती। बोले कोई तो ऑब्जेक्शन नहीं हुआ आज तक के, तुमने सुना क्या बोले।
कोई डॉक्टर यहाँ का सस्पेंड हुआ होगा या कोई सिस्टर सस्पेंड हुई होंगी, तेरी क्या औकात है बोले कि तू यहाँ के हमारे डॉक्टर को सस्पेंड कराएंगी या सिस्टर को सस्पेंड कराएंगी। रिपोर्ट देने जा या कोई नगर सेवक के पास जाती, नगर सेवक के पास जा। हमारे भी नगर सेवकों से मुलाकात होती रहती है, हमारी भी पुलिस वालों से मुलाकात होती रहती है, रात दिन हमारे इसमें पुलिस वाले आते ही है। जा, तेको जो करने का है तू कर ले और हम जो करने का है अंदरूनी वो कर लेंगे। फिलहाल डफरिन हॉस्पिटल में एडमिट गौसिया परवीन की मां नजराना परवीन ने गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वह डफरिन हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 5 में पहुंचकर पंचनामा करेंगे और फिर सीएस से मुलाकात कर इस मामले की पड़ताल करेंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो फिर उस पर एफआईआर भी ज़रूर दर्ज की जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तो जब होगा तब होगा। फिलहाल इतना ज़रूर है कि डफरिन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही एक मासूम को भुगतनी पड़ रही है और वह नवजात अपनी जिंदगी के पहले लम्हे में ही अपने हाथों की हड्डियां तुड़वा चुका है। आखिर जिम्मेदार कौन है? जैसे हमें मस्जिद इत्याद मुस्लिमीन को ये और हमारे कार्यकर्ताओं को ये बात मालूम पड़ी कि एक पेशेंट का ऐसा हुआ कि डिलीवरी के अंदर जब बच्चा डिलीवरी हुई तो बच्चे का हाथ टूट गया। ये जब मालूम पड़ते हुआ हम यहाँ दौड़े और यहाँ दौड़ने के बाद देखते हैं कि जो बच्चे का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो रहा था उसके जो डिलीवरी के अंदर हाथ टूट गया। वो उन्होंने वहाँ साबित सौदेगर डॉक्टर के जाके उसके एक्सरे निकाले। डॉक्टर सौदेगर ने कहा कि ये लापरवाही डॉक्टर की है, उसके ऊपर एफआईआर दाखिल करने को होना। यहाँ पे जो प्रशासन है, यहाँ पे जो डॉक्टर है, ये लापरवाही के साथ में डिलीवरी करते बच्चों को नुकसान पहुँचता है इससे। और इसके खिलाफ में एमआईएम हम मोर्चा भी निकालेंगे और इसकी एफआईआर भी दाखिल साथ में कर रहे हैं इंशाल्लाह। और इसमें जो भी कार्रवाई होंगी, जो डॉक्टर ने डिलीवरी की उसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। शेगांव शहर के पुराने बस स्टॉप परिसर में 50 साल के अज्ञात व्यक्ति की पत्थर और ईंट के वार से हत्या कर दी गई। इस घटना के सामने आते ही आसपास के परिसर में खलबली मच गई। पुलिस को इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। घटना का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा ही जा रहा था कि इंदिरा नगर के पास एक खेत में महिला मृत अवस्था में नजर आई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। महिला का शव काफी समय से परिसर में पड़ा होने से सारे परिसर में बदबू फैली थी। इस घटना में महिला की हत्या होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। इन दोनों ही घटनाओं में मृतकों की जान पहचान अब तक नहीं मिली। इनकी मौत का राज अब तक छुपा ही है। पुलिस अपनी जांच कर रही है। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। पिछले दिनों अमरावती शहर के गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन में MH27 AN 153 लाल रंग की डीओ मोपेड के चोरी हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। यह शिकायत प्रकाश बाबराव काड़बांडे 57 वर्षीय की ओर से लिखाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की नाम इस प्रकार बताए जा रहे हैं। निखिल विजयराव टिकले, उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है और ये अर्जुन नगर अमरावती का रहवासी है। इसके साथ साथ इसका सहयोगी मिखाइल संदीप बंसोड़, जिसकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष बताई जा रही है, जो कि जेल कंपाउंड बस स्टॉप के पास का रहवासी है। इस मामले में गुनाह शाखा के पुलिस उप निरीक्षक राम हनुमंत गीते ने कार्रवाई की और दोनों ही आरोपियों को अपनी टीम के साथ गिरफ्तार किया। आपको बता दें 8 अगस्त 2018 को लगभग शाम के 6 बजे PDMC दवाखाने के कंपाउंड से यह मोपेड चोरी की गई थी। तब से लेकर आज तक इसकी खोज जारी थी, लेकिन आखिरकार पुलिस को इस मामले में कामयाबी हाथ लगी है। इस डीओ मोपेड की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि आरोपी गाड़ी की नंबर प्लेट और गाड़ी पहचान ना आए इसलिए उसके हुलिये में थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसे चला रहे थे, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस मामले को सुलझाया और आरोपी अब सलाख के पीछे हैं। VCN न्यूज के लिए शफीक अहमद की रिपोर्ट। कौन किसके संपर्क में है ये बात महत्व की नहीं है।
सब एक दूसरे के संपर्क में हैं और राज्य में राज करने के लिए शिवसेना भाजपा की युति हुई है। ऐसा ही विश्वास रख के सभी नेता राज्य के हित के लिए काम कर रहे हैं। इस तरीके का स्पष्टीकरण राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दिया। सुधीर मुनगंटीवार ये शेगांव में संत गजानन महाराज की दर्शन के लिए आए हुए थे। इस समय पत्रकारों ने उनसे अनेक तरह के प्रश्न पूछे। इस अवसर पर उन्होंने आगामी चुनावों में राज्य में भाजपा शिवसेना की युति होगी ऐसा विश्वास व्यक्त किया और भारिप और MIM की युति पर मुनगंटीवार ने कहा कि वह उनका अधिकार है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार लोगों को पसंद है और इस पर फैसला भी लोग ही करेंगे। यवतमाल में हाथी की वजह से जो दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुर्दैवी है और हम सभी के लिए चिंता की बात है। बाघ को मारा जाए या फिर पकड़ा जाए, इसी विषय पर किसी की जान चली गई। इस विषय पर सचिव महोदय ने अपने आदेश दिए थे। चूक जिसकी भी हो उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती और न ही इसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन आने वाले 15 दिनों में एक बैठक लेकर ऐसी घटना से होने वाली अड़चनों से किस तरह से बचा जाए इस पर जरूर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा भी वक्तव्य वित्त मंत्री व राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार इन्होंने दिया। ही खरंच एक वनमंत्री म्हणून मगाही मनाला विषण्ण करणारी घटना आहे। या ठिकाणी ग्रामीण भागात आणि वनक्षेत्रात असणारे आपले जनजाती वनवासी शेतकरी शेतमजूर बांधव वनक्षेत्राचं संरक्षण करतात, संवर्धन करतात। पण हे करत असताना त्यांना वन शाप वाटावं की वरदान वाटावं, तर वनमंत्री म्हणून मगा वन हे त्यांना वरदान वाटावं या दृष्टीने आमचे प्रयत्न चालू आहेत। मधातल्या काळात हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने वाघाला जेरबंद करणे व वाघाला मारण्यापासून स्थगिती देण्यात आली होती। मग सुप्रीम कोर्टात जाऊन वन विभागाने ती स्थगिती हटवण्याचं काम केलं। आज जो नरभक्षक वाघ आहे त्याला जेरबंद किंवा ठार करण्यासाठी वन विभागाचे कर्मचारी हे प्रयत्न करत असताना आजची जी घटना झाली ती खरंच मनाला विषण्ण करणारी आहे। वन विभागाच्या सचिवांना मी सकाळी आदेश दिले की यामध्ये जर कोणी दोषी असेल तर ताबडतोब त्याच्यावर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे। यासोबतच ज्या वाघिणीला आपण नरभक्षक म्हणून घोषित केलं तिला जेरबंद किंवा ताबडतोब ठार मारण्याच्या दृष्टिकोनातून आपली गती वाढवण्याची आवश्यकता आहे। आणि आज त्या ठिकाणी असणारा जो लोकांमधला असंतोष आहे, वन कर्मचाऱ्यांनी गावागावांमध्ये जाऊन लोकांशी संवाद करून या भविष्यात कुठेही राज्यात अशी घटना घडणार नाही या दृष्टीने एक नियोजन आणि एक प्लान तैयार करने की आवश्यकता है। दुष्काल के संदर्भ में चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि राजू शेट्टी इनके साथ जल्द ही चर्चा की जाएगी और किस किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं वह किए जाएंगे और विकास के काम राज्य में किसी जगह किए जा रहे हो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करना ही चाहिए। यह प्रयत्न हमारी सरकार कर रही है। सिर्फ झाड़ों को लगा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि झाड़ पूरी तरह से फलने और फूलने चाहिए, यह जिम्मेदारी भी हमें उठानी होगी। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ये कांग्रेस की सरकार की हुई गलतियां हैं जो आज देश और देश की जनता को भुगतनी पड़ रही है। बुल्डाना और शेगांव से वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख व महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, VCN न्यूज। दरियापुर नगर परिषद एवं सार्वजनिक बांधकाम विभाग की तरफ से शहर के मुख्य रास्तों पर लगे अतिक्रमण हटाए गए, किंतु इस अतिक्रमण को हटाने से 1000 व्यापारी और लगभग 4000 कामगार बेरोजगार हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर लोग अत्यंत गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। यह संपूर्ण तालुका कृषि प्रधान होने की वजह से यहाँ पर बहुत कम उद्योग दिखाई देते हैं, जिस वजह से अनेक बेरोजगारों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए चाय टपरी, पान टपरी, सब्जियों की बंडियां जैसे अनेक व्यापार शुरू किए थे, लेकिन अतिक्रमण हटाने से सभी पर बेरोजगारी का बादल मंडरा रहा है। जो लोग बेरोजगार हुए हैं उन सभी लोगों के लिए नगर परिषद की जगह पर दुकानें बांधकर उनका जीवन निर्वाह शुरू करें और हॉकर्स जोन निर्माण करें। राजपूत बाढ़ग्रस्त पुल को प्रस्तावित करें।
उनकी मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए 4 अक्टूबर को नगर परिषद कार्यालय के सामने 1 दिवसीय अनशन किया गया। इस मौके पर प्रहार जिला संपर्क प्रमुख प्रदीप वड़तकर, उप जिला प्रमुख महेश कुरलकर, दरियापुर विधानसभा प्रमुख प्रदीप चौधरी, दिनेश महाला, गणेश योरेडे, अनूप गावंडे, राजू कोल्हे के साथ अन्य नागरिक उपस्थित थे। दर्यापूर नगर परिषद अंतर्गत शहरामध्ये जे काही अतिक्रमण होतं, जसं स्टँडला लागून म्हणा किंवा बाकीचं जे काही होतं, ते दिनांक 28 ऑगस्ट रोजी नगर परिषद कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय, महसूल विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने त्याच्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागसुद्धा होतं, ते सगळं अतिक्रमण जवळपास 2 ते 3 दिवस मोहीम राबवून पूर्णपणे काढण्यात आलं। आता त्याच्यामध्ये असं झालं की सुमारे 500 व्यावसायिक आणि त्यांच्याकडे कामावर असलेला जो कामगार होता, जवळपास सुमारे 3 ते 3.5 हजार लोक, जवळपास 5,000 लोक त्याच्यापुढे बेरोजगार झाले। आणि आता असा प्रश्न निर्माण झाला की बेरोजगार झालेले जे लोक आहेत यांनी आपल्या कुटुंबाचं पालनपोषण कसं करावं। या नगर परिषद अंतर्गत कामं कुठले चालतात हेच कळत नाही आहे। निधी येतो आहे पण त्याचे टेंडर काढले जात नाही, ते काम होत नाही, रस्त्याचे कामं होत नाही, नाल्याचे कामं होत नाही, कुठल्याच प्रकारचं काम नगर परिषद प्रशासन करत नाही आहे। मला असं वाटतं की ही फार गंभीर स्वरूपाची गोष्ट आहे आणि या प्रशासनाविरुद्ध जनतेने कारवाई करावी। मी प्रशासनाने म्हणत जनतेनेच कारवाई करण्याची वेळ आली आहे। मी अजून विनंती करतो की याकडे तात्काळ जर या सगळ्या प्रश्नाकडे लक्ष दिलं गेलं नाही तर आम्ही एक मोठं आंदोलन या ठिकाणी उभारू। VCN न्यूज के लिए दरियापुर से किरण होले की रिपोर्ट। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिजाइनर साड्या, घाघरा ओढ़नी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। अंजनगांव सुरजी तालुका अंतर्गत संजय गांधी निराधार योजना में लिपिक, दातीर व अन्य कर्मचारियों के अपने कार्य के प्रति असंवेदनशीलता की वजह से पिछले 8 महीनों से जरूरतमंद लाभार्थियों को उनकी सहायता निधि नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वह अपने हक से वंचित हुए बैठे हैं। 4 अक्टूबर 2018 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अमरावती जिला युवक उपाध्यक्ष तेजस अभ्यंकर इनके नेतृत्व में ठिया आंदोलन किया गया। साथ ही तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी इन्होंने आंदोलन कर्मियों की समस्या जानी और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को लिखित नोटिस देकर कार्यवाही की। इसके साथ ही लाभार्थियों के खाते में रुकी हुई रकम तत्काल तौर पर जमा कराने के आदेश दिए। आज अंजनगाव सुरजी तहसील मध्ये जे श्रावणबाळ संजय गांधी योजनेअंतर्गत जो घोळ चालू आहे त्या संदर्भात आम्ही तहसीलदार साहेबांना तहसील कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करून त्या सर्व मागण्यांसाठी रास्त मागण्यांसाठी त्यांना नियमित करण्यासाठी भाग पाडलेला आहे आणि तहसीलदार साहेबांना आश्वासन देऊन संबंधित अधिकाऱ्यावर कर्मचाऱ्यावर कारवाई करून संबंधित लाभार्थ्यांची कारवाई केलेली आहे आणि त्यांना जो न्याय आहे पगार त्यांचा रुकलेला होता 6-6, 7-7 महिन्यापासून तो पण त्यांनी आज रोज त्यांना अदा केला। VCN न्यूज के लिए अंजनगांव सुरजी से जावेद शाह की रिपोर्ट।
2 अक्टूबर 2018 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कांग्रेस की ओर से वर्धा में कांग्रेस के अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का खामगांव निर्वाचन क्षेत्र की ओर से पूर्व विधायक राणा दिलीप कुमार सानंदा ने मुलाकात करके राहुल गांधी को सूत का हार पहनाकर सत्कार किया और उन्हें खामगांव आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए खामगांव आने का आश्वासन भी दिया। राहुल गांधी के आक्रामक और प्रभावशाली भाषण के चलते कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है, ऐसा भी कहकर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर डॉक्टर तबस्सुम हुसैन, पूर्व विधायक राव साहेब शेखावत, धनंजय देशमुख, डॉक्टर सदानंद धनोकार, प्रवीण कदम, विजय काटोले, संतोष डाले, इनायतुल्लाह खान, सुरेश वनारे, आकाश जायसवाल, रोहित राजपूत, अजय तायड़े और अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। खामगांव वैसे भी कॉटन सिटी के नाम से पहचाना जाता है। यहाँ एक समय में 52 से अधिक जिनिंग प्रोसेसिंग थे। यहाँ पर कपास की गांठें तैयार होती थी और इसे ट्रेन द्वारा मुंबई पहुंचाया जाता था। मुंबई से यह गठानें लंदन भेजी जाती थीं। आबादी के अनुसार रेलवे गेट के इस तरफ बस्ती नहीं के बराबर थी, लेकिन जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अलग अलग मोहल्लों का निर्माण होता जा रहा है और नए नए मोहल्ले में लोग बसने लगे हैं। रेलवे गेट के इस तरफ बस्ती बस गई है और रेलवे क्रॉसिंग पर रेल के आने जाने का समय और साथ ही गुड्स ट्रेन के कारण गेट बंद होने से नागरिकों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खामगांव ने विशेष रूप से अल्ट्राटेक, अंबुजा और मानिकगढ़ सीमेंट तथा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गेहूं और चावल, इसके अलावा फर्टिलाइजर की बड़ी मात्रा में वैगन खामगांव पहुंचती है। इस कारण भी कई बार ट्रैफिक को रेलवे क्रॉसिंग पर रोक दिया जाता है, जिससे नागरिकों को बहुत परेशानी होती है। रेलवे क्रॉसिंग के वामन नगर, समता कॉलोनी, हरी का फाइल, ताजनगर, मिल्लत कॉलोनी, जिया कॉलोनी, समन्वय नगर नंबर 1 और समन्वय नगर नंबर 2, टीचर्स कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, तायड़े कॉलोनी, एकता कॉलोनी आदि बस्तियां बस गई हैं। इसलिए रेलवे क्रॉसिंग के इस ओर तमाम बस्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन से उड़ान पुल निर्माण करने की मांग बढ़ती जा रही है। खामगांव से उपरोक्त माल पूरे जिले में ट्रकों द्वारा वितरित किया जाता है। खामगांव रेलवे स्टेशन ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले यहां खामगांव जलम के लिए 7 बोगियों की रेल दौड़ा करती थी, फिर बीच के समय में यह संख्या घटाकर 3 कर दी गई थी। फिर कुछ समय के बाद 3 से कम करके एक हाफ बोगी की रेलवे बस बरसों तक चलाई गई, लेकिन फिलहाल 3 बोगियों की ट्रेन चलाई जा रही है। इसके अलावा खामगांव जालना रेलवे लाइन की मांग भी बहुत पुरानी है।
जिसका कई बार सर्वेक्षण हो चुका है, रेलवे लाइन मंजूर भी हो चुकी, लेकिन अभी भी रेलवे लाइन का काम शुरू नहीं हो पाया। अगर खामगांव जालना रेलवे लाइन शुरू हो जाती है तो विदर्भ और मराठवाड़ा को जोड़ने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हो जाएंगी। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र विधि सेवा प्राधिकरण और जिला विधि सेवा प्राधिकरण इनकी तरफ से शेगांव तालुका में घूमती फिरती लोक अदालत का आयोजन लिया गया। 4 अक्टूबर को इस लोक अदालत का उद्घाटन शेगांव न्यायालय परिसर में किया गया। गांव के छोटे मोटे झगड़े वाद विवाद आपस में ही मिटा लिए जाएं तो अच्छा है, इस उद्देश्य से लोक न्यायालय का उद्घाटन किया गया। इस लोक अदालत के माध्यम से लोगों की समस्याएं, पैसा और वक्त का भी बचाव किया जा सकता है। इस मौके पर शेगांव के न्यायाधीश VV कुलकर्णी और सहयोगी न्यायाधीश रंजना नोड, वरिष्ठ विधिज्ञ GS पाटिल, एडवोकेट खरे, एडवोकेट शेगोकर, एडवोकेट लुक्कड़, एडवोकेट गुप्ते, डॉक्टर वानखेड़े के साथ आदि उपस्थित थे। अक्टूबर के दिनों में यह घूमती फिरती लोक अदालत शेगांव तालुका के मानसगांव और जलंब यहां पहुंचकर आपसी मतभेदों को दूर करेगी। आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण आणि बुलढाणा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या वतीने फिरत्या लोक अदालतचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। बुलढाणा जिल्ह्याच्या 13 तालुक्यामध्ये आपले फिरते वाहन म्हणजे मोबाईल कोर्ट हे फिरणार आहे। लोकांचा वेळ वाचावा, त्यांचे पैसे वाचावेत आणि न्यायालयाचा ताण कमी व्हावा। त्याचबरोबर ग्रामीण भागातल्या जनतेला कायदेविषयक साक्षरता निर्माण झाली पाहिजे, कायद्याचं ज्ञान मिळालं पाहिजे, ही या योजनेची सगळ्यात महत्त्वाचा उद्देश आहे। आणि यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला कायद्याचे ज्ञान मिळते, अनेक खटले निकाली निघतात आणि सर्वांना सामोपचारानं समजावून सांगून त्यांनी केसेस आपसात कराव्यात म्हणून प्रयत्न केले जातात। आणि या योजनेचा खूप चांगला फायदा आहे। सर्व जनतेमध्ये याच्याबद्दल एक चांगलं वातावरण आहे आणि सर्वांच्या फायद्याची अशी योजना आहे। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। बडनेरा अमरावती पुलिया अपने कंस्ट्रक्शन के दौर से ही सुर्खियों में बना हुआ था। कंस्ट्रक्शन हुआ, लोगों को सुविधाएं मिली, लोगों को आने जाने में आसानी होने लगी। उसके बाद शहर के सियासी दिग्गजों में इस बात को लेकर भी तलवारें खिंच गई कि इसका उद्घाटन कौन करेगा। जाहिर सी बात है, श्रेय लेने की होड़ थी और श्रेय लेने की जंग थी। खासदार आनंदराव अड़सुल, आमदार रवि राणा, इनके बीच पुलिया के उद्घाटन समारोह को लेकर जंग छिड़ी और विडंबना देखिए कि 2-2 बार फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया। लेकिन मुश्किल यह नहीं है, कोई चाहे कितने भी बार किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन करे, कितना भी श्रेय लेने की कोशिश करे, जनता है सब जानती है। मुश्किल इस बात की है कि उद्घाटन हुए महज कुछ वर्ष बीते हैं, पुलिया की हालत अब खस्ता होने लगी है। जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। फ्लाईओवर की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आप हमारे फुटेज में देखेंगे, जो काले रंग का डामरीकरण फ्लाईओवर को किया गया था वह अब उखड़ने लगा है। इससे पता चलता है कि डामरीकरण के लिए जो मटेरियल यूज किया गया होगा वह किस कैटेगरी का होगा या किस क्वालिटी का होगा। खैर छोड़िए, हमारा काम तो सिर्फ दिखाना था ताकि जनता देखे और अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल करे कि भाई विकास के नाम पर ये हमें क्या दे दिया गया। आखिर क्या विकास का झुंझुना इतना भी कमजोर होता है कि महज कुछ वर्षों में उधड़ने लगे। अब आप दूसरी तस्वीर देखिए, रात की तस्वीर है। फ्लाईओवर पर लगे इलेक्ट्रिसिटी खंभों की हालत यह है कि वह कई दिनों तक चालू नहीं होते और अंधेरा इतना कि अपना खुद का हाथ देखने में भी मुश्किल हो। वह तो थोड़ा बहुत उजाला जो नजर आ रहा है वह इस फ्लाईओवर पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट का उजाला है। इन्हीं उजालों में आप देख सकते हैं कि जो फ्लाईओवर के बीच में इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए गए हैं उनकी हालत तो यह है कि वह गाड़ियों की हेडलाइट के उजाले से नजर आ रहे हैं, वरना उनका नजर आना भी मुश्किल है। विडंबना देखिए कि उन सियासी दिग्गजों को यह बात अब तक पता नहीं चली कि कई दिनों से बडनेरा अमरावती हाईवे पर बने रेलवे ब्रिज के स्ट्रीट लाइट बंद हैं। वह सियासी दिग्गज जो के
फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए आपस में तलवारें खींच रहे थे। क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि वो इन समस्याओं का संज्ञान ले, वो इन बातों का संज्ञान लें कि आखिर कैसे इतनी जल्दी फ्लाईओवर में दरारें आ सकती हैं और इतनी जल्दी फ्लाईओवर में पानी जमना शुरू हो चुका है और कैसे इतनी जल्दी फ्लाईओवर में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। क्या उन सियासी दिग्गजों को इस बात का प्रतिसाद नहीं लेना चाहिए कि क्यों फ्लाईओवर पे रात के वक्त लाइट बंद रखी जा रही है? आखिर क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा? क्या ये उन राजनेताओं की जिम्मेदारी नहीं जो इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए आपस में तलवारें खींच बैठे थे? ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती। सेवन स्टार महिला बहुउद्देशीय संस्था व स्वरांजलि ग्रुप अमरावती की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है लता मुकेश नेवर एंडिंग मेलोडीज। यह सुनहरे गीतों का मधुर कार्यक्रम आने वाले 7 अक्टूबर 2018 को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृह अमरावती में यह कार्यक्रम सादर किया जाना है, जिसमें नागपुर से सुप्रसिद्ध गायिका श्रुति चौधरी इनका प्रमुख गायकी प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और अमरावती शहर के श्री संतोष बाहे मुकेश कुमार की आवाज में अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। नम्रता घाटोड़ व लीना सराड भी अपने सुनहरे गीतों से महफिल में समा बांधेंगी। लता मंगेशकर और मुकेश दा की जोड़ी द्वारा गाए गए सदाबहार गीतों को एक बार फिर से अमरावती वासियों के सामने उसी सदाबहार ढंग से पेश कर उन्हें मंत्रमुग्ध करने की कोशिश की जाएगी। इस कार्यक्रम का सबसे खास उद्देश्य ये है कि कैंसर ग्रस्त गायक वसीम खान, जिनकी परिस्थिति अत्यंत दयनीय है, उनको आर्थिक मदद पहुंचाना और इस कार्यक्रम के अंत में स्पॉन्सरों द्वारा जमा की गई राशि को गायक वसीम खान को सहायता निधि के तौर पर दी जाएगी। वसीम खान एक कॅन्सरग्रस्त व्यक्ती जे की गायक आहे आणि ते गायक असताना त्यांच्याकडे एवढं मोठं संकट झालेलं आहे। यामध्ये मदतीचे हात जरी येत असेल तरी पण आमची संस्था यासाठी काय आपण करू शकतो आणि या प्रोग्रामच्या माध्यमातून आमची इच्छा आहे की त्यांना आम्हाला काही जे आमच्याजवळ मिळेल ते त्यांच्या समोरच्या ट्रीटमेंटसाठी जी त्यांना नागपूरमध्ये ट्रीटमेंट होत आहे त्या आणि एवढ्या सुंदर कलाकारासाठी आपण ती मदत केली पाहिजे अशी आमची भावना तयार झाली आणि ती आम्ही नक्कीच या कार्यक्रमातून त्यांना ती राशि आम्ही जी काही आमच्याकडे जमा होईल ती राशि आम्ही त्यांना प्रदान करू एवढी संख्या आहे। आपको बता दें कि यह ग्रुप पहले भी इसी तरह के कई मानवतावादी काम कर चुका है, जिसमें इन्होंने एक पत्रकार और इसी तरह एक सिंगर की मदद की थी। इस बार यह ग्रुप अपने इस मानवतावादी कदम से कैंसर ग्रस्त गायक अमरावती के वसीम खान की मदद करने के लिए फिर से खड़ा है। ग्रुप के सदस्यों ने अमरावती के हिंदी श्रमिक पत्रकार भवन में
पत्र परिषद को संबोधित करते हुए अमरावती वासियों से इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित रहने का आह्वान किया। मी सर्व स्वरांजली ग्रुपचे पदाधिकारी आणि 7 स्टार महिला पदाधिकारी मिळून हा एक येणाऱ्या 7 तारखेला संडेला संत ज्ञानेश्वर येथे एक मोठा शो आम्ही आयोजित केला आहे, चॅरिटी शो। त्याच्यामध्ये एक कॅन्सरग्रस्त रुग्ण आहे वसीम खान, तरी त्याला पुढील ट्रीटमेंटसाठी सध्यासुद्धा पैशाची खूप गरज आहे। अनेक संस्था त्याला ह्या सेवाभावी संस्था त्याला मदत करते आहे आणि हा एक माझा मित्र आहे वसीम आणि मुस्लिम समाजाचा असताना आम्ही कुठल्याही प्रकारचा दुजाभाव न ठेवता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अशा पद्धतीने आम्ही त्याला प्रत्येक वेळेला आम्ही या संस्थेच्या माध्यमातून त्याला आर्थिक मदत करत आहोत आणि आमचा हा जो प्रोग्राम पूर्णतः फ्री आहे। सर्वजण या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेऊ शकता, आनंद आम्ही घेतो, आनंद आपणाला देतो आणि या माध्यमातून एक दुःखितांचं दुःख दूर होईल यासाठी आम्ही प्रामाणिक प्रयत्न सर्वांच्या माध्यमातून, सर्वांजली ग्रुपच्या माध्यमातून, अमरावतीकरांच्या माध्यमातून आम्ही करतो। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज। प्रजापति ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खामगांव द्वारा 30 अक्टूबर 2018 से 3 दिवसीय सफाई अभियान शुरू किया गया तथा सफाई अभियान का शुभारंभ गांधी बगीचा से शुरू कर 30 सितंबर 2018 को नगर अध्यक्ष अनीता डौरे के हाथों सफाई अभियान का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर नगर सेविका शिवानी कुलकर्णी, शहर पुलिस स्टेशन के थानेदार संतोष था प्रमुखता से उपस्थित थे। उद्घाटन के पश्चात सफाई अभियान जगदम्बा चौक और शहर के मुख्य मार्गों की सफाई की गई। 1 अक्टूबर 2018 को रायगढ़ कॉलोनी परिसर की सफाई की गई। इसके पश्चात 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में स्थानीय बस स्टैंड पर सफाई की गई और समापन कार्यक्रम स्थानीय सामान्य अस्पताल खामगांव में किया गया। इस अवसर पर निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर नीलेश टापरे, डॉक्टर गौरव गोयनका, डॉक्टर आनंद राठी, देशोन्नति के आउत्ती संपादक राजेश जी राजोरे प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अभियान को सफल बनाने के लिए प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय खामगांव की सेविका ब्रह्म कुमारी शकुंतला, ब्रह्म कुमारी सुषमा, ब्रह्म कुमारी दिव्या तथा अन्य सदस्यों ने परिश्रम लिया। VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट। 4 अक्टूबर को जगदम्बा देवी संस्थान शेलू, वघाई देवी संस्थान लोंदरी, रेणुका देवी संस्थान मुड़वा और जगदम्बा देवी संस्थान उमरखेड़ आदि जगहों पर नवरात्रि उत्सव की पूर्व तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन सभी मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। हर तरफ नवरात्रि की पूर्व रौनक नजर आ रही है। हनुमान संस्था द्वारा आयोजित राजू भाऊ घाटनकर ग्रुप के स्वच्छता दूतों द्वारा इन मंदिरों की स्वच्छता की जाती है। साथ ही रविवार के दिन पायरी का माता संस्थान गुंज और नौचंडिका देवी संस्थान में मंदिर की स्वच्छता का मानस है। मंदिर की सभ्यता, संस्कृति और मानस सभी नागरिकों को स्वच्छता और साफ सफाई का संदेश देती है। VCN न्यूज के लिए पुसद से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट।